तो कहानी की शुरुआत में हमें बॉयका को दिखाया जाता है जो अभी अभी रूस की सबसे खौफनाक जेल से बाहर आया है और अब वो पूरी दुनिया की एमएमए रिंग पर राज करने के लिए पूरी तरह तैयार है। लेकिन उसे सपने में भी अंदाजा नहीं है कि वर्ल्ड फेमस बनने का ये रास्ता कितना ज्यादा कांटों भरा होने वाला है। फिलहाल बॉयका कीव में रह रहा है, वहीं ट्रेनिंग करता है और वहीं अपनी फाइट्स लड़ता है। लेकिन उसकी जिंदगी का एक काला सच ये है कि उसने अपनी जिंदगी के 10 साल बेहद सख्त जेल में काटे हैं, जहां अपनी आजादी की खातिर उसने सैकड़ों अंडरग्राउंड फाइट्स लड़ी हैं। अगर उसकी जगह कोई और होता तो शायद कब का हार मान चुका होता और अपने सपनों को भूल गया होता। लेकिन बॉयका अलग मिट्टी का बना है, क्योंकि उसे जेल का नहीं बल्कि असली दुनिया का चैंपियन बनना है। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उसी ब्लैक हिल्स जेल में, जहां कभी बॉयका का सिक्का चलता था, एक नया और बेहद खूंखार फाइटर सामने आता है जिसे लोग नाइटमेयर के नाम से जानते हैं। लेकिन फाइट्स के बीच मिले खाली वक्त में बॉयका अक्सर लोकल चर्च जाता है और वहां मोटी रकम दान करता है। असल में उस चर्च को बनवाने के लिए पैसा भी खुद बॉयका ने ही दिया था, क्योंकि वो धर्म और आस्था के रास्ते पर चलकर अपने पुराने पापों का प्रायश्चित करना चाहता है। हालांकि वहां का पादरी बॉयका के इस हिंसा भरे रास्ते को लेकर हमेशा शक में रहता है, लेकिन बॉयका का मानना कुछ और ही है। उसका कहना है कि ऊपर वाले ने उसे लड़ने का एक अनोखा हुनर दिया है और अगर वो इसका इस्तेमाल नहीं करता है तो ये खुदा की तौहीन और एक बड़ा पाप होगा। खैर, अपने इसी यकीन के साथ वो अपनी ट्रेनिंग जारी रखता है और जल्द ही उसका ट्रेनर किरिल उसके लिए एक बहुत बड़ा मौका लेकर आता है। ये कोई मामूली अंडरग्राउंड फाइट नहीं है, बल्कि एक ऑफिशियल क्वालिफाइंग मैच है जो उसे सीधे इंटरनेशनल यूरोपियन एमएमए चैंपियनशिप का टिकट दिला सकता है। अपनी किस्मत आजमाने के लिए यूरी अपने ट्रेनर के साथ बुडापेस्ट पहुंच जाता है। बॉयका की नजरें सिर्फ और सिर्फ एक तरफा जीत पर टिकी हैं और जोश हाई होना लाजिमी भी है, क्योंकि एरिना की पहली लाइन में बड़े बड़े टैलेंट हंटर्स बैठे हैं जो बेहतरीन फाइटर्स को करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट देने वाले हैं। अब रिंग सज चुकी है और साल की सबसे बड़ी फाइट शुरू होने जा रही है। लेकिन मैच शुरू होते ही समझ आ जाता है कि बॉयका का सामना किसी ऐरे गहरे से नहीं बल्कि एक बहुत ही तगड़े एथलीट से हुआ है। शुरुआती कुछ सेकंड्स में तो बॉयका मुश्किल से उसके फुर्तीले वारों से खुद को बचा पाता है और 2-4 बार तो वो पिटते पिटते बचता है। लेकिन सामने वाले की ये जिद बॉयका के अंदर के जानवर को जगा देती है और गुस्से में पागल होकर वो उस पर टूट पड़ता है। उसके सीने और सिर पर इतने खतरनाक प्रहार करता है कि दुश्मन की हालत खराब हो जाती है। हालत यहाँ तक पहुंच जाती है कि सामने वाले का माउथ गार्ड मुंह से बाहर गिर जाता है और वो मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ा हो पाता है। बॉयका को लगता है काम तमाम हो गया। वो ऑडियंस के सामने अपनी जीत का जश्न मनाने लगता है, लेकिन वो फाइटर हार नहीं मानता और गिरते पड़ते फिर से खड़ा हो जाता है। अब बॉयका का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो उस पर ईंटों की बरसात की तरह मुक्कों और लातों का ऐसा कहर बरपाता है कि रिंग कांप उठती है। आखिरकार बॉयका की धमाकेदार जीत होती है। फाइट खत्म होते ही बड़े बड़े टैलेंट हंटर्स उसके पास दौड़ते हुए आते हैं और कहते हैं कि उन्होंने बरसों से ऐसी जानलेवा फाइट नहीं देखी। वो चाहते हैं कि बॉयका 2 हफ्ते बाद होने वाले नए टूर्नामेंट का हिस्सा बने और उसे बुडापेस्ट आने का न्योता देते हैं। बॉयका बिना देर किए हाँ कर देता है और अपने ट्रेनर किरिल से अपनी जीत की रकम लेता है। लेकिन जैसे ही वो एरिना से बाहर निकलता है, उसकी नजर अपने उसी विरोधी पर पड़ती है जिसे स्ट्रेचर पर लाद कर ले जाया जा रहा है। और जैसे ही बॉयका बाहर निकलता है, उसे पता चलता है कि उस फाइटर की हालत बहुत नाजुक है और उसे आईसीयू में भर्ती करना पड़ रहा है। ये सुनते ही बॉयका के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो बुरी तरह परेशान हो जाता है और उसे तुरंत पादरी की वो बातें याद आने लगती हैं जो उन्होंने फाइट से 2 दिन पहले कही थी। अगली सुबह एक भयानक डरावने सपने से उसकी नींद खुलती है और वो सीधा ट्रेनिंग सेंटर भागता है जहां उसका ट्रेनर किरिल बैठा होता है। बॉयका सीधा सवाल करता है कि कल वाले फाइटर का क्या हुआ, लेकिन किरिल को समझ नहीं आता कि जीतने के बाद बॉयका को इन सब बातों से क्या लेना देना। आखिर जीत तो बॉयका की ही हुई थी, पर जब बॉयका जिद करता है तो किरिल उसे वो कड़वा सच बता ही देता है, जिसे सुनकर बॉयका सन्न रह जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसके हाथों इतना बड़ा अनर्थ हो गया है। वो कांपती आवाज में उस फाइटर का नाम पूछता है। तब पता चलता है कि उसका नाम विक्टर था, जो रूस के द्रोवनी शहर का रहने वाला था। किरिल उसे समझाता है कि ये सब रिंग का हिस्सा है, इसे भूल जाओ और अपने करियर पर ध्यान दो। लेकिन बॉयका के चेहरे पर छाई वो खामोशी कुछ और ही कह रही थी। इसलिए किरिल उसे समझाने की लाख कोशिश करता है कि हर फाइटर रिंग में उतरने से पहले इन खतरों को अच्छे से जानता है। लेकिन बॉयका के सिर पर तो जैसे पछतावे का भूत सवार है। जब वो विक्टर और उसकी पत्नी की एक तस्वीर देखता है तो उसका
उसका दिल पसीज जाता है और वो ठान लेता है कि उसे रूस जाकर अपने किए का प्रायश्चित करना ही होगा। उसे इस बात का भी डर नहीं कि रूस में वो एक भगोड़ा मुजरिम है जो अंडरग्राउंड फाइट्स के जरिए जेल से भागा था। वो फौरन अपने असिस्टेंट को जाली पासपोर्ट और नकली कागजात तैयार करने का हुक्म देता है और साफ कह देता है कि उसे न सुनने की आदत नहीं है। एक तरफ बॉयका सरहद पार करने की तैयारी में है तो दूसरी तरफ रूस के उसी छोटे से कस्बे द्रोवनी में विक्टर का अंतिम संस्कार हो रहा है। तभी वहाँ एक बेहद शातिर और संदिग्ध आदमी विक्टर की बेवा पत्नी के पास आता है और बड़ी बेशर्मी से कहता है कि विक्टर की मौत से कर्ज खत्म नहीं हुआ है और अब वो सारा पैसा उसे ही चुकाना पड़ेगा। इसी बीच अपनी जान जोखिम में डालकर बॉयका फर्जी पासपोर्ट के सहारे रूसी बॉर्डर पार कर चुका है और बॉयका रूस पहुंचते ही एक होटल में चेक इन करता है और सीधा उस चिल्ड्रंस सेंटर की तरफ निकल पड़ता है जहां विक्टर की पत्नी काम करती है। लेकिन बदकिस्मती से उसे बात करने का मौका ही नहीं मिल पाता। तभी कुछ गुंडे वहां धमकते हैं, उस बेचारी लड़की को जबरदस्ती एक काली गाड़ी में डालते हैं और कहीं लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं। बॉयका वहां के सिक्योरिटी गार्ड को अपने ही अंदाज में धमकाकर साइड करता है और उसे पता चलता है कि विक्टर की विधवा को एक रहस्यमयी दूसरी नौकरी पर ले जाया गया है। जब यूरी उस पते पर पहुंचता है तो उसे समझ आता है कि ये कोई मामूली जगह नहीं बल्कि एक नाइट क्लब है जहां रात के सन्नाटे में खतरनाक MMA फाइट्स होती हैं। दरवाजे पर खड़े होकर बॉयका वहां के अजेय चैंपियन इगोर काजमिर की फाइट देखता है। इगोर का घमंड और रिंग में उसकी गंदी चालें देखकर बॉयका का खून खौल उठता है क्योंकि वो लड़ने के लिए धोखेबाजी का सहारा ले रहा था। लेकिन तभी बॉयका का ध्यान भटकता है। उसे भीड़ के बीच विक्टर की पत्नी दिखाई देती है जो वहाँ एक वेट्रेस के तौर पर काम कर रही है। बॉयका उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन इससे पहले कि वो उसके पास पहुंच पाता वहाँ के बाउंसरों की नजर उस पर पड़ जाती है और वो उसे धक्के मारकर क्लब से बाहर निकाल देते हैं और बाउंसर बॉयका को खुलेआम चेतावनी देते हैं कि वो लड़की उनके बॉस की अमानत है और उसे उसके पास फटकने का भी हक नहीं है। वो गुंडे बॉयका को उकसाने की गलती कर बैठते हैं और बस फिर क्या था, पलक झपकते ही बॉयका अपनी चीते जैसी फुर्ती से उन सारे गोरिल्ला जैसे बाउंसरों को धूल चटा देता है। तभी सामने वाली बिल्डिंग से वही शातिर आदमी बाहर निकलता है और अपना नाम जुराब बताता है। जुराब बॉयका के इस जबरदस्त एक्शन को देखकर तालियां बजाता है और उसे बताता है कि ये पूरा क्लब उसी का है। वो लोकल क्राइम बॉस बॉयका को अपने साथ जुड़ने का ऑफर भी देता है लेकिन बॉयका उसे ठुकरा देता है। वो साफ कहता है कि वो यहाँ सिर्फ उस वेट्रेस अल्मा से बात करने आया है। जुराब बिना सोचे समझे उसे मना कर देता है और अपने गुंडों को यूरी पर नजर रखने का हुक्म देता है। लेकिन इन छोटे मोटे बदमाशों की धमकियां बॉयका को डरा सकें ये नामुमकिन है। अगले ही दिन बॉयका फिर से अल्मा के ऑफिस पहुंच जाता है और जुराब के एक और गुंडे की धुनाई करके सीधा अंदर घुस जाता है। शुरुआत में तो बॉयका उस विधवा को सच बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। वो बस विक्टर की मौत पर दुख जताता है और अल्मा को उसके पति का एक आखिरी खत थमाता है। लेकिन जब अल्मा सवाल पूछने लगती है कि वो विक्टर को कैसे जानता था तब बॉयका अपनी पहचान छिपा नहीं पाता और सारी सच्चाई उसके सामने रख देता है। लेकिन जब बॉयका अल्मा से पूछता है कि क्या वो उसके लिए कुछ कर सकता है तो अल्मा का कलेजा फट पड़ता है। वो दो टूक जवाब देती है कि उसे कुछ नहीं चाहिए, बस उसका पति जिंदा वापस चाहिए। बॉयका उसे अपनी कमाई के पैसे देने की कोशिश करता है लेकिन अल्मा उन पैसों को ठुकरा देती है। वो साफ कह देती है कि ये खून से सने हुए पैसे हैं और बॉयका को एक कातिल कहकर वहाँ से भगा देती है। दूसरी तरफ जुराब के क्लब में नए फाइटर्स का आना जारी है लेकिन उस माफिया डॉन को उनमें कोई दम नजर नहीं आता। उसे तलाश है एक ऐसे असली चैंपियन की जो उसके लोकल अखाड़े को एक सनसनीखेज शो में बदल सके और उसकी ये तलाश तब खत्म होती है जब खुद यूरी बॉयका उसके क्लब के दरवाजे पर दस्तक देता है। बॉयका जुराब के सामने एक सौदा रखता है। वो कहता है कि वो जुराब के रिंग में लड़ने के लिए तैयार है, बस बदले में जुराब को अल्मा को उसके कर्ज से आजाद करना होगा और उसे छोड़ना होगा। दोनों के बीच डील पक्की होती है कि बॉयका को 3 बड़ी फाइट्स लड़नी होंगी और आखिरी मुकाबला उसे क्लब के सबसे बड़े चैंपियन के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। बॉयका इस चुनौती को कबूल कर लेता है और कहता है कि वो अगले ही हफ्ते ये तीनों फाइट्स खत्म कर देगा क्योंकि वो इस शहर में ज्यादा दिन रुकने का इरादा नहीं रखता। लेकिन तभी एक बड़ा धमाका होता है। जुराब सबके सामने बॉयका का असली नाम जोर से चिल्लाता है। इससे यह साफ हो जाता है कि जुराब के जासूसों से बॉयका का फर्जी पासपोर्ट भी नहीं बच सका और अब वो पूरी तरह से माफिया के चंगुल में फंस चुका है। क्योंकि क्लब में हुई उस गहमागहमी के बाद यूरी फौरन अपने ट्रेनर किरिल को फोन करता है और साफ कह देता है कि उसे यहाँ 1 हफ्ता और रुकना पड़ेगा। किरिल उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है कि ये खतरनाक है और उसे फौरन निकल जाना चाहिए लेकिन बॉयका अपनी बात का पक्का है। वो अपने असिस्टेंट को टिकट की डेट आगे बढ़ाने का हुक्म दे देता है। अगले दिन जब बॉयका होटल से बाहर निकलता है तो देखता है कि अल्मा वहाँ उसका इंतजार कर रही है। वो काफी गुस्से में है और बॉयका को खरी खोटी सुनाते हुए कहती है कि उसे उसकी
मदद की कोई जरूरत नहीं है और वो उसे अकेला छोड़ दे। अल्मा को गलत फहमी है कि शायद बॉयका उसे किसी इनाम की तरह जीतना चाहता है, लेकिन बॉयका उसे दो टूक शब्दों में समझा देता है कि उसे अल्मा में कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि वो यहाँ सिर्फ खुद को गुनाह के उस बोझ से आजाद करने आया है जो उसे अंदर ही अंदर खाया जा रहा है। आखिरकार पहली फाइट का दिन आ जाता है और रिंग सज जाती है। जुराब अपने वीआईपी बॉक्स में बैठा हुआ ये सारा तमाशा बड़े मजे से देख रहा है। बॉयका का सामना जिस फाइटर से होता है वो उम्मीद से कहीं ज्यादा तगड़ा निकलता है। आखिरकार पहली फाइट का दिन आ जाता है और रिंग सज जाती है। जुराब अपने वीआईपी बॉक्स में बैठा हुआ ये सारा तमाशा बड़े मजे से देख रहा है। बॉयका का सामना जिस फाइटर से होता है वो उम्मीद से कहीं ज्यादा तगड़ा निकलता है और शुरू में बॉयका को कड़ी टक्कर देता है, लेकिन बॉयका हार मानने वालों में से नहीं है। वो जबरदस्त वापसी करता है और अपने आक्रामक वारों से सामने वाले को पस्त कर देता है। फाइट के आखिर में बॉयका उसे जमीन पर पटक देता है और उसकी गर्दन दबोच कर उसे हार मानने पर मजबूर कर देता है। जैसे ही बॉयका रिंग के बाहर सुस्ताने बैठता है, वहां अल्मा आती है और खामोशी से उसे पानी की बोतल पकड़ा देती है। और फाइट के बाद बॉयका अल्मा से पूछता है कि क्या आसपास कोई जिम है, क्योंकि वो जुराब के जिम में पसीना नहीं बहाना चाहता, जहां का माहौल और लोग उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। अल्मा उसे अपने वर्क प्लेस यानी उस चिल्ड्रंस सेंटर में आने को कहती है और अगले ही दिन बॉयका वहां पहुंच जाता है। ये वही जगह है जहां कभी विक्टर अपनी जीत की तैयारी किया करता था और आज बॉयका उसी की जगह पर खुद को फौलाद बना रहा है। खैर, अब वक्त आता है दूसरे मुकाबले का। जैसे ही रिंग में अनाउंसमेंट होती है, पता चलता है कि इस बार बॉयका का सामना किसी एक से नहीं बल्कि शहर के मशहूर ओजेरोव ब्रदर्स से होने वाला है। यानी जुराब ने धोखे से बॉयका को अकेले दो खतरनाक भाइयों के खिलाफ उतार दिया है, जिसके बारे में उसे पहले कुछ नहीं बताया गया था। शुरुआत में तो दो फाइटर्स के वार झेलते हुए बॉयका को तालमेल बिठाने में थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन वो जल्द ही अपनी लय पकड़ लेता है और एक एक करके दोनों भाइयों को धूल चटाना शुरू कर देता है। मुकाबला बेहद रोमांचक हो जाता है, क्योंकि जैसे ही बॉयका एक भाई को ठिकाने लगाता है, दूसरा पीछे से उस पर टूट पड़ता है और ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। इसी बीच मुकाबला तब और भी खतरनाक हो जाता है जब ओजेरोव भाइयों में से एक बॉयका की निचली पीठ यानी लोअर बैक पर जोरदार प्रहार करके उसे बुरी तरह जख्मी कर देता है। दर्द इतना असहनीय है कि बॉयका के लिए खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है, लेकिन तभी उसकी नजर अल्मा के चेहरे पर पड़ती है और अपनी पूरी इच्छा शक्ति को बटोर कर वो एक आखिरी कोशिश करता है। वो अपने जबरदस्त वारों से दोनों भाइयों को रिंग में ही नॉकआउट कर देता है और लड़खड़ाते हुए जीत के साथ बाहर निकलता है। अब पूरी ऑडियंस दीवानों की तरह बॉयका बॉयका चिल्ला रही है और विक्टर की पत्नी अल्मा की आंखों में भी अब उसके लिए नफरत की जगह एक अलग ही सम्मान नजर आ रहा है। अगली सुबह कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। जुराब अपने ऑफिस में एक पुलिस अफसर को बुलाता है और उससे ब्लैक हिल्स जेल के सबसे खूंखार कैदी नाइटमेयर को बाहर निकालने की डिमांड करता है। पुलिस वाला पहले तो कतराता है, क्योंकि पिछली बार ऐसी ही हरकत की वजह से उसकी नौकरी जाते जाते बची थी, लेकिन जुराब के पास उसे झुकाने के लिए एक बड़ा इक्का है। वो अफसर को लालच देता है कि उसे न सिर्फ मोटी रकम मिलेगी, बल्कि वो भगोड़े मुजरिम यूरी बॉयका को भी गिरफ्तार करके अपनी वाहवाही लूट सकेगा। इधर इन सब साजिशों से अनजान बॉयका अपनी चोट की परवाह किए बिना ट्रेनिंग में जुट जाता है। प्रैक्टिस के दौरान अल्मा वहाँ आती है और उसकी जख्मी पीठ पर मरहम लगाने की पेशकश करती है। दोनों के बीच की कड़वाहट कुछ कम होती दिखती है, लेकिन जैसे ही यूरी उससे पूछता है कि वो ये शहर छोड़कर कहीं और क्यों नहीं चली जाती, अल्मा को ये बात चुभ जाती है और वो मरहम लगाना बीच में ही छोड़कर वहाँ से चली जाती है। और अल्मा उसे समझाती है कि वह सेंटर सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि उसका और उसके पति का सबसे बड़ा सपना है, जिसे पूरा करने के लिए उन्होंने धोखेबाज जुराब से कर्ज लिया था। उस सेंटर और वहाँ के मासूम बच्चों को बेसहारा छोड़ देना उसके लिए मुमकिन नहीं है। इधर जुराब को जब पता चलता है कि बॉयका बार बार अल्मा से मिलने जा रहा है, तो उसके अंदर जलन की आग भड़क उठती है। वह अल्मा के पास जाकर उसे बॉयका के खिलाफ भड़काने की पूरी कोशिश करता है। इसी बीच किरिल का दोबारा फोन आता है और वह बॉयका को बताता है कि पूरे बुडापेस्ट में उसके नाम के पोस्टर लग चुके हैं और सब उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बॉयका उसे भरोसा देता है कि वह रात 9 बजे तक बस स्टॉप पहुंच जाएगा, लेकिन जैसे ही वह अपने होटल के कमरे में लौटता है, वहां उसे अल्मा मिलती है, जो उस काली रात का पूरा सच जानना चाहती है। वह कहती है
कि वह सच सुनने के लिए तैयार है, चाहे वो एक हादसा हो या जानबूझकर किया गया कत्ल। तब बॉयका अपनी जिंदगी के पन्ने खोलता है और बताता है कि उसने पास्ट में बहुत भयानक काम किए हैं, जिसकी वजह से उसने लंबे समय तक जेल की सलाखें गिनी हैं। वह बताता है कि वह नफरत से भरा एक बुरा इंसान था, लेकिन खुदा की शरण में आने के बाद उसकी जिंदगी और सोच पूरी तरह बदल गई, क्योंकि बॉयका अल्मा के सामने अपना दिल खोलकर रख देता है। वो बताता है कि उसने अपनी जिंदगी में सैकड़ों बार जेल की उन गंदी और अंधेरी कोठरियों में फाइट लड़ी है। उसे लगा कि खुदा ने उसे दुनिया को अपनी काबिलियत दिखाने का एक आखिरी मौका दिया है, और इसी जुनून में वो इतना अंधा हो गया कि उसे रिंग में सामने खड़ा इंसान नजर ही नहीं आया। उसके लिए विक्टर कोई इंसान नहीं, बल्कि उसके सुनहरे सपने के बीच में आने वाली बस एक रुकावट था। बॉयका जानता है कि उसका पछतावा अल्मा के पति को वापस नहीं ला सकता, लेकिन वो सच्चे दिल से शर्मिंदा है। खैर, अब वक्त आता है उस महामुकाबले का जिसका सबको इंतजार था। बॉयका बनाम इगोर काज़मिर। रिंग में उतरते ही दोनों के बीच खूनी जंग छिड़ जाती है। दोनों एक दूसरे पर बराबरी से वार कर रहे हैं, लेकिन इगोर अपनी औकात पर उतर आता है और बेहद गंदी चालें चलने लगता है। वो जानबूझकर बॉयका की उसी जख्मी पीठ पर वार करता है और यहाँ तक कि उसके प्राइवेट पार्ट पर भी हमला करने से नहीं चूकता। दर्द के मारे बॉयका की हिम्मत जवाब देने लगती है और इगोर को लगता है कि वो जीत गया है। वो अपनी जीत का जश्न मनाने लगता है और जमीन पर पड़े बॉयका की पीठ पर कोहनियों से वार करके उसे खत्म करने की कोशिश करता है। तभी भीड़ के बीच बॉयका की नजरें एक बार फिर अल्मा से टकराती हैं, जैसे उसे कोई दैवीय शक्ति मिल गई हो। वो नई ऊर्जा के साथ खड़ा होता है। अब बॉयका का असली रौद्र रूप सामने आता है और वो इगोर के कमजोर पॉइंट्स पर इतने घातक प्रहार करता है कि इगोर का दिमाग सुन्न हो जाता है। मौका मिलते ही बॉयका अपनी एक जादुई किक मारता है और इगोर को रिंग में ही ढेर कर देता है। बॉयका रिंग से बाहर निकलता है तो चारों तरफ उसके चाहने वालों का हुजूम उसे घेर लेता है। इसलिए बॉयका को लगता है कि उसने अपना वादा पूरा कर दिया है और अब वह अपने सपनों की चैंपियनशिप के लिए बुडापेस्ट जा सकता है। लेकिन जुराब के इरादे कुछ और ही हैं। वह अपनी बात से पलट जाता है और बड़ी चालाकी से कहता है कि हमारी डील 3 फाइट्स और असली चैंपियन के साथ मुकाबले की हुई थी। उसके मुताबिक काज़मिर कोई चैंपियन नहीं, बल्कि सिर्फ एक लोकल जोकर था। बॉयका इस धोखे से आगबूला हो जाता है, लेकिन जुराब उसे एक ऐसा अल्टीमेटम देता है जिसे वह टाल नहीं सकता। या तो वह एक आखिरी बार रिंग में उतरे या फिर अल्मा हमेशा के लिए जुराब की गुलाम बनी रहेगी। अब रात की सबसे बड़ी फाइट का ऐलान होता है। अजेय यूरी बॉयका बनाम जेल से आया एक खूंखार दरिंदा। जब बॉयका अपने विरोधी को देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वह दानव नाइटमेयर साइज में बॉयका से 2 गुना बड़ा और भयानक है। जुराब ने जबरदस्ती अल्मा को अपने पास वीआईपी बॉक्स में बिठाया है और अल्मा की आंखों में बॉयका के लिए साफ डर देखा जा सकता है। फाइट शुरू होते ही तबाही मच जाती है। पहले ही मिनट में नाइटमेयर का एक जोरदार वार बॉयका के चेहरे पर पड़ता है। उसका माउथ गार्ड मुंह से निकलकर दूर जा गिरता है और बॉयका बेदम होकर पीछे की ओर गिर पड़ता है। इसलिए सबको लगता है कि बॉयका का काम तमाम हो चुका है और लोग तो नाइटमेयर की जीत का जश्न भी मनाने लगते हैं। लेकिन बॉयका हार मानने वाली मिट्टी का नहीं बना है। बेहोशी की हालत से लड़ते हुए वो होश में आता है। उसके पास खड़े होने के लिए सिर्फ कुछ ही सेकंड्स बचे हैं। जैसे ही उसकी नजर फिक्रमंद अल्मा और ठहाके मारते जुराब पर पड़ती है, उसके अंदर फिर से जान आ जाती है। नाइटमेयर उसकी जख्मी पीठ पर लगातार वार करता है, लेकिन बॉयका हर दर्द को पीकर लड़ना जारी रखता है। धीरे धीरे वो विशालकाय दानव भी थकने लगता है और उसकी हिम्मत जवाब देने लगती है। बॉयका मौके का फायदा उठाकर उसके सीने पर मुक्कों की बौछार कर देता है और उसे जमीन पर पटक कर एक ऐसा दर्दनाक लॉक लगाता है कि नाइटमेयर पस्त हो जाता है। बॉयका अपनी जीत की खुशी मना ही रहा होता है कि उसे अंदाजा भी नहीं होता कि बाहर मौत उसका इंतजार कर रही है। अचानक उसकी नजर ऊपर जाती है, जहां जुराब जबरदस्ती अल्मा को घसीटते हुए कहीं ले जा रहा होता है। बॉयका उस विलेन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जुराब के हथियारबंद गार्ड्स उस पर टूट पड़ते हैं और उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर देते हैं। वहां से जाते जाते अल्मा जब बॉयका के लहूलुहान शरीर को देखती है तो वो चीख उठती है, क्योंकि उसे लगता है कि बॉयका मर चुका है। इसी बीच क्लब में भगदड़ मच जाती है और लोग अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं, क्योंकि सबको लगता है कि पुलिस की रेड पड़ गई है और गुंडे बॉयका को पुलिस के हवाले करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो किससे पंगा ले रहे हैं। अधमरी हालत में भी बॉयका खड़ा होता है और एक एक करके सबको धूल चटा देता है। तभी माफिया का एक गार्ड उसे गोली मार देता है। गोली की आवाज सुनकर
जुराब अपने ऑफिस से बाहर निकलता है और अल्मा को घसीटते हुए क्लब से भागने की कोशिश करता है। रास्ते में बॉयका और जुराब के बीच गोलियां चलती हैं। बॉयका को कई और जख्म मिलते हैं, लेकिन वो रुकता नहीं। जुराब कार तक पहुंचने ही वाला होता है कि बॉयका अपनी आखिरी ताकत लगाकर उसे रोक लेता है और उसका खेल खत्म कर देता है। अब वहाँ सिर्फ अल्मा और लहूलुहान बॉयका बचते हैं। अल्मा घबराकर कहती है कि उसे तुरंत डॉक्टर की जरूरत है, पर बॉयका के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। वो अल्मा से कहता है कि पहले उसमें सच कहने की हिम्मत नहीं थी और अब वो अपनी आंखों में पछतावा लिए आखिरकार उससे माफी मांगता है। अपनी सजा का इंतजार किए बिना बॉयका खुद को पुलिस के हवाले कर देता है। कहानी 6 महीने आगे बढ़ती है और यूरी एक बार फिर ब्लैक हिल्स जेल की उन्हीं सलाखों के पीछे है, लेकिन इस बार कुछ अलग है। अल्मा पहली बार उससे मिलने आती है। वो माफी मांगती है कि उसे आने में देर हो गई क्योंकि वो दिमागी तौर पर तैयार नहीं थी। अल्मा कहती है कि शुरू में वो नफरत से भरी थी, लेकिन बॉयका ने उसे यकीन दिलाया कि इस दुनिया में अभी भी अच्छाई जिंदा है। वो उसे अपनी आजादी और सम्मान वापस दिलाने के लिए शुक्रिया कहती है और आखिर में वही शब्द बोलती है जिसका बॉयका को बरसों से इंतजार था। वो उसे माफ कर देती है। वही मूवी के एंड में हम देखते हैं कि बॉयका जेल के अंदर फिर से रिंग में उतरता है और इस बार वो एक अपराधी नहीं बल्कि एक असली चैंपियन की तरह लड़ता है। तो दोस्तों, यहीं खत्म होती है यूरी बॉयका की यह इमोशनल और एक्शन से भरपूर कहानी। अगर ये स्टोरी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और पेज को फॉलो कर लें।